सर ग्राफ डेटाबेस. database. Exactly, graph databases. Yes. Which else? Spatial. Yes, spatial databases. Correct. That's true. Okay. Yes. तो ग्राफ डेटाबेसेस. अब जो डेटा होता है, आप अगर देखेंगे, अगर मैं एक सिटी और दूसरे सिटी को कनेक्ट करना चाहूं, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? एक सिटी और दूसरे सिटी को कनेक्ट करना चाहूं, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस? Yeah, which sort of data will you be preferring in that case? So unstructured. Okay, yeah. So you said unstructured. Okay. So unstructured means here we will be actually using, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम एक सिटी और दूसरे सिटी को अगर कनेक्ट करना चाहें, तो इस केस में हमारे पास में एक सिटी जो है वो एक नोड बन जाएगी, दूसरी सिटी जो है वो दूसरा नोड बन जाएगी, और उसके बीच में जो लिंक होगा, दैट लिंक विल बी एन एज. तो ये बन जाएगा एक ग्राफ. दिस विल बिकम अ ग्राफ. तो ग्राफ डेटाबेसेस जो होते हैं उसमें इस तरीके से जो है हम डेटा को स्टोर करते हैं. ओके. अब देखो, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले टेलीकॉम की बात की थी. मतलब आपका मान लेते हैं एयरटेल है, एयरटेल का एक टावर है और एयरटेल का एक दूसरा टावर है, तीसरा टावर है. अलग अलग सिटीज में ये टावर्स अलग अलग प्लेसेस में हैं. अब क्या ये आपस में कनेक्टेड है? व्हाट डू यू थिंक? आर दे कनेक्टेड टुगेदर? Yes, no? Physically, no, sir. Obviously, physically no, but are they connected somehow? Yes, sir. Yes, sir. Yes, they are connected. They are connected. Okay. So these are actually connected. तो ये जो आपस में connected हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनको भी हम nodes की तरह से मान सकते हैं, और ये जो nodes हैं, ये somehow virtually they are connected, and because of that, we are able to call each other. हम आपस में कॉल कर पा रहे हैं. तो हमारे मोबाइल डिवाइसेस भी जो हैं, they are also connected with each other with the help of these towers. तो इस डेटा को भी अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी मोबाइल डिवाइसेस जो हैं, ये जो टावर्स हैं, ये सारे के सारे अलग अलग नोड्स हो गए, और इन नोड्स के बीच में जो एक वर्चुअल कनेक्शन है वो एजेस हो गए. तो इस डेटा को भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किस तरीके से? एक ग्राफ डेटाबेस के फॉर्म में. ओके. अब अभी किसी ने बताया था स्पेशियल डेटाबेस और जियोस्पेशियल डेटाबेस. अब जो जियोस्पेशियल डेटाबेस होता है वो किस तरह का होता है? व्हाट काइंड ऑफ डेटा डू वी हैव इन जियोस्पेशियल डेटाबेस? वो कैसा डेटा रहेगा? Yes, what sort of data will we have? Geospatial का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of geospatial? अच्छा, जियोमेट्री, जियोग्राफी, क्या समझ में आता है इससे? सर कंट्रीज, स्टेट्स इंटरकनेक्टेड होंगे. एग्जैक्टली. तो अभी आप कंट्री स्टेट्स की बात कर रहे हैं, और कंट्री स्टेट में एक कंट्री के अंदर भी अलग अलग जियो लोकेशंस होते हैं. देयर आर डिफरेंट जियो लोकेशंस विद इन अ कंट्री. तो आपका जो मान लेते हैं एक माउंटेन है, एक प्लेन है, रिवर बेड्स हैं, या फिर बहुत सारे ओशियंस हैं. तो ये सारे भी जो अलग अलग लोकेशंस हैं, ये भी दीज आर आल्सो गेटिंग कनेक्टेड. इसको भी हम जो है एक डेटाबेस में हम इसे स्टोर कर सकते हैं. ये जियोस्पेशियल डेटाबेसेस होते हैं. So there's different forms of databases, but today's agenda is to talk about RDBMS, relational database management systems. तो चलिए हम उसके बारे में we will have a talk, and then we will start with the interview questions. Okay. So yes, RDBMS, what do you understand by RDBMS, relational database management system? क्या समझ में आता है? The structured data is stored in RDBMS, and data is stored in row and column wise. Very good, nice. Yes. Anybody else wants to add up to it? कोई इसमें ऐड करना चाहेगा?
Actually, it provides an interface between users and application and the databases. As Okay. Right, Tanvi. Amit says data stored in tabular form. Yes. तो सबसे जो प्राइमरी एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए कि डेटा को स्टोर करने के अलग अलग तरीके हैं, उसमें से जो टेबल्स में फॉर्म करने वाला तरीका है ना, कि किस तरीके से एक टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो सके, इसको बोलते हैं RDBMS. ओके, आर का मतलब होता है रिलेशनल. तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यानी कि टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होगा. तो ये प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए. अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो होना चाहिए कि यूज कहाँ पे होता है, मतलब ये आया ही क्यों, आखिर क्या रिक्वायरमेंट थी RDBMS के आने की. क्या लगता है आपको, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? It's used in real-time data. इट्स यूज इन रियल टाइम डेटा. अच्छा, और बताइए, एड समथिंग मोर टू इट, और क्या हो सकता है? Yes, what else can be there? Proper sequence of data. Proper sequence of data. Okay, और बताइए. Easily Maintain accessible data. process. The structure of data. One by one. So We can easily Rishikesh, access one by data. one. Yeah, Rishikesh says to Easily access data. easily access data. Shivani has written in the chat box to store past data. And Supriya, you were saying something. Easy to understand. Easy to understand. Yes, Nana. Sir, to store data systematically. Okay, to store data systematically. Okay, ठीक है. इसके applications बताओ, और भी applications बताओ. What are the applications? Sir, if data is stored systematically, it can be processed and analyzed in a proper way without getting any without getting any obstacle in between. Okay, I take all your points. तो जितने भी points आप लोग बता रहे हैं, आप analytical perspective से बता रहे हैं. And I appreciate that. कि आप analytical perspective से बता रहे हैं. और हम खासकर बात कर रहे हैं RDBMS की. Analytical perspective से पहले भी, मतलब डेटा को एनालाइज करने से पहले भी हमारे पास में एक मेजर इसका यूज केस है. एक इतने सारे मेजर एप्लीकेशंस है जहां पे ये यूज हो रहे हैं. तो थोड़ा सा फोकस उस तरफ हम लेके आते हैं. ओके, बिकॉज वी शुड नो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर डेटाबेस की बात कर रहे हैं. तो RDBMS जो है ये हर एक एप्लीकेशंस में यूज होता है जहां पर आपको ट्रांजैक्शंस लगते हैं. तो ये ट्रांजैक्शंस वर्ड को समझना बहुत ही जरूरी है. Each one of you should be able to understand. Yes, Naneshwar, you have raised hand. You can ask your question. सर RDBMS क्यों से हम सर डेटा को अपडेट या कंस्ट्रक्ट मैनेज भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं सर. Exactly. तो रियल टाइम पे जहां पे हमें कुछ न्यू डेटा एंटर करना होता है, उस डेटा को मॉडिफाई करना होता है या फिर उसे डिलीट करना होता है, तो यहाँ पर हम RDBMS यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग एन ऑर्डर ऑन Zomato, आप Zomato पे कोई ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप कर क्या रहे हैं, उस टाइम पर आप जो है एक डेटाबेस में एंट्री कर रहे हैं एक्चुअली. हालांकि हमारे हाथों के सामने तो Zomato एप्लीकेशन है, पर जैसे ही आपने ऑर्डर बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, डेटाबेस में एंट्री हुई. क्या एंट्री हुई? कस्टमर आईडी. मान लेते हैं आपका कस्टमर आईडी 101 है, तो 101 कस्टमर आईडी की एंट्री हुई वहां पर. उसकी एंट्री के बाद में आगे एंट्री हुआ, आपने किस रेस्टोरेंट से, किस सेलर से बेसिकली बाय किया है, उसकी एंट्री हुई वहां पे. उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आपका एक और एंट्री हुआ कि भाई आपका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर आईडी वहां पे एंटर हुआ. ऑर्डर आईडी के बाद में और क्या एंटर हुआ होगा, फिर कुछ और भी चीजें, टाइम वाइम एंटर हो गया होगा. तो ये एक एंट्री हुई. अब वो जो ऑर्डर आईडी है, वो ऑर्डर आईडी के साथ में भी एक टेबल जुड़ा हुआ होगा. वो ऑर्डर आईडी के साथ में क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने लिए, उसके साथ में वो जो है उन सभी का इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है, उसके बाद में क्वांटिटी कितनी ली आपने, क्वांटिटी के बाद में नेक्स्ट चीज आएगी कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ. तो ये सारी चीजें भी. एक और एंट्री हुई वहां पे कि डिलीवरी बॉय कौन सा होगा, उसका आईडी क्या है. आप समझ पा रहे हैं, मतलब ये डेटाबेस करता है कि हम तो मोबाइल एप्लीकेशन से एक ऑर्डर बुक कर रहे हैं, पर हमारी एप्लीकेशन बैकएंड में आप देखो कर क्या रही है,
वो पूरे डेटाबेस में एंट्रीज किए जा रही है। आर यू गेटिंग दिस पार्ट? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, थोड़ा सा sir. मैं आपको, हाँ, इसमें मैं आपको एक आर्किटेक्चर भी समझा देता हूँ क्विकली। तो अब ये व्हाइट बोर्ड के जरिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन में आप देखेंगे वी हैव 3 पार्ट्स मेजरली। ओके, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। पहला जो पार्ट है उसको मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक पार्ट को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक और पार्ट है उसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये 3 हमारे पार्ट हैं। ओके, अब ये जो येलो वाला पार्ट है, सबसे पहला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। ये बहुत बार आपने सुना होगा। ओके, दिस इज द फ्रंट एंड वाला पार्ट। फिर ये जो है ये लास्ट वाला, इसको बोलते हैं बैक एंड, BAC के बैक, END एंड। और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लॉजिक। ये एप्लीकेशन लॉजिक वाला पार्ट है। ओके, तो ये 3 हिस्सों में नॉर्मली कोई भी एप्लीकेशन आप देखोगे तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। ओके, अब देखो यहां से आप फ्रंट एंड से, मतलब कि आपकी मोबाइल एप्लीकेशन होगी, आपने ऑर्डर बटन पे क्लिक किया, आपने सब चूज कर लिया, अपने जो जो भी आपको खाना पीना है, उसके बाद में आपने क्लिक किया। अब ये क्लिक करने पे हुआ क्या? तो होना क्या है, यहां से जो रिक्वेस्ट है, ये जो एप्लीकेशन लॉजिक लिखा है, उस लॉजिक के थ्रू ये कहां पे आई? ये इधर बैकएंड में आई। ओके, दिस एक्चुअली वेंट इनटू दैट। फाइन। तो अब देखो ये बैकएंड क्या है? ये बैकएंड आपका डेटाबेस है। तो डेटाबेस में वो रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे आई। अब यहाँ से वो प्रोसेस होने के लिए वापस एप्लीकेशन लॉजिक के थ्रू कहाँ पे आई? फ्रंट एंड में आई। अब आप सोच रहे होगे क्या आया क्या गया, है ना? क्या आया और क्या चला गया? तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं अभी अभी आपने जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, और ये एप्लीकेशन बोल रही है भाई आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड डाल दो। ठीक है, आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड डाल दो, और वो डालने के बाद में आप जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे येलो कलर का सबमिट बटन है, इस पे क्लिक कर देना आप। तो आप क्या करेंगे, आप जो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं आपका यूजर आईडी है user1 और आपका जो पासवर्ड है वो है ABCD। तो पासवर्ड तो स्टार में आता है, तो आपका पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया आपने और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करते ही हुआ क्या? क्लिक करते ही ये जो एप्लीकेशन लॉजिक है ना, ये एप्लीकेशन लॉजिक आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्ड करते हैं, जैसे जावा हो गया, ओके, या फिर PHP हो गया, या फिर C# हो गया, ओके, या फिर और कौन से हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, रूबी वगैरह हो गया। तो जिस लैंग्वेज को आप लाइक करते हैं या जो आप यूज कर रहे हैं, आप उनमें से ये एप्लीकेशन लॉजिक लिख सकते हैं। और ये फ्रंट एंड कहाँ से आ रहा है? ये फ्रंट एंड आपका HTML से आ रहा है, CSS आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें, और अभी तो फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, एंगुलर है, रिएक्ट है, ये सब कुछ यूज कर रहे हैं। तो ये फ्रंट एंड वाला पार्ट हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन है तो यहाँ पे भाई मोबाइल के साथ में XML टेम्पलेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो जो फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए यूज हो रहा है। पर ये एप्लीकेशन लॉजिक जो है ये हेल्प कर रहा है आपके इस डेटा को यहाँ से उठा के लेके जाने में। कहाँ पे? बैकएंड। ये बैकएंड क्या है? ये है आपका डेटाबेस। और कौन सा डेटाबेस है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये। ओके, तो डेटा कहाँ पे आ रहा है उठ करके? डेटा आ रहा है RDBMS में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आ रहा है। वहां आने के बाद में फिर अगेन हमारा जो एप्लीकेशन लॉजिक है वो चेक करता है, डेटा एंटर करना है या डेटा क्रॉस चेक करना है, जैसे पासवर्ड चेक करना होता है तो पासवर्ड चेक करता है। वो चेक करने के बाद में अगेन वो रिस्पॉन्ड बैक करता है एप्लीकेशन लॉजिक के थ्रू, किसको? फ्रंट एंड को। सो आर यू गेटिंग दिस पार्ट? ये आपको आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसे काम कर रही होगी? यस सर, Yes, sir. ओके, तो सभी एप्लीकेशन इसी तरीके से काम करती है। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो टेक्नोलॉजी वुड चेंज, है ना? कभी जो है कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कभी कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ओके, पहले आप देखेंगे कि भाई जावा इतनी नहीं थी, जावा आ गई अभी। ओके, फिर बीच में रूबी रेल्स बहुत ज्यादा फेमस थे। ओके, अभी कुछ ही एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं। PHP के साथ अभी पाइथन देख लो, पाइथन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ओके, सो आई शुड ऐड पाइथन ओवर हियर। तो पाइथन जो है वो एनालिटिक्स के लिए भी यूज हो रहा है, वेब डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, नेटवर्किंग के लिए, सभी के लिए यूज हो रहा है पाइथन। सो इवन दैट इज देयर। ओके, तो यहाँ टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहेंगी, पर आप देखिए हमारा अभी का जो फोकस है, लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट पार्ट। तो हमारा अभी का जो फोकस है, वी आर फोकसिंग ऑन दिस बैक एंड पार्ट, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। और इस बैक एंड पार्ट का मेजर जो यूज होता है वो 2 तरीके से होता है। ओके, जिसकी हम बात करेंगे आज। तो पहला जो यूज केस है वो है OLTP। ओके,
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग OLTP, और दूसरा जो है वो है OLAP। ये काफी बार स्टार्टिंग के सेशंस में हम डिस्कस करते रहते हैं और आपने कहीं पढ़ा भी होगा। तो OLTP इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होता है कि जैसे ही आपकी कंपनी में किसी नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, तो एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करने के टाइम पे क्या करेगा, उस नए एम्प्लॉय की ज्वाइन करने के टाइम पे आपके डेटाबेस में भी एक एंट्री होगी कि भाई एक न्यू एम्प्लॉय जो है, द न्यू एम्प्लॉय हैज ज्वाइंड, ठीक है, वहां पे भी जो है एक एंट्री होगी। तो वो एंट्री का मतलब क्या हुआ, सम ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। अगर मैंने आपको गूगल पे से कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए, उसका मतलब क्या हुआ, सम ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस, एक ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट। आपने अगर ऑनलाइन अमेजोन से एक ऑर्डर बुक किया, ऑर्डर बुक करने का मतलब क्या है, एक ट्रांजैक्शन हुई है, ओके। तो जो रियल टाइम में हम इतनी सारी एप्लीकेशंस यूज करते हैं जहां पर हमारे किसी एक्शन की वजह से डेटाबेस में कोई एंट्रीज होती हैं या कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये ट्रांजैक्शंस में आते हैं। पर आप यही देखिए कि आपको जो है पॉकेट मनी मिल रहा है, सैलरीज आ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है। अब आपको एक साल में कितनी बार पॉकेट मनी मिला, आपको एक साल में कितनी बार सैलरीज आया, अब इसका एनालिसिस करना, मंथली कितना कितना अमाउंट आपको आया, कितना कितना अमाउंट आपको गया, तो इस चीज का एनालिसिस करना, ये सेकंड पार्ट में आता है, OLAP पार्ट में आता है, ओके। तो ये दो चीजें हैं जो आप SQL के साथ में कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के साथ में कर सकते हैं, ओके। ये दो चीजें हैं, एक है OLTP और दूसरा है OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो हमारा जो आज का फोकस होगा वो SQL लैंग्वेज के ऊपर रहेगा, और उस लैंग्वेज में किस तरीके से हम अलग अलग कमांड्स यूज करते हैं, ओके, जिनको हम DDL, DML, DCL, TCL बोलते हैं। तो इसमें से कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे और उसको हम प्रैक्टिकली भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फिर बहुत बार हमारे पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं, उन टेबल्स में कैसे हम एक टेबल और दूसरे टेबल दोनों को मिला करके डेटा लेके आ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंस। ज्वाइंस किस तरीके से किए जा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि भाई टॉप N, टॉप 1, टॉप सेकेंड, तो कैसे आप टॉप ओके निकाल सकते हैं, मतलब टॉप मैक्सिमम सैलरी किसकी है, या फिर एम्प्लॉय जिसकी सेकंड मैक्सिमम सैलरी है, कैसे निकाल सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बहुत बार जब हम क्वेरीज लिखते हैं SQL की, तो क्वेरीज लिखने के टाइम पर होता क्या है, क्वेरीज लिखने के टाइम पे ये होता है कि वी राइट द क्वेरीज, बट समटाइम्स वी नीड टू गेट द डेटा। बहुत बार क्या होता है, हमें ऐसा डेटा चाहिए होता है जो एक क्वेरी, सिंगल क्वेरी से नहीं आ रहा होता, तो हमें क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लिखनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं सब क्वेरी, ओके। सो सब क्वेरी क्या होती है, नेस्टेड क्वेरी जिसको हम कहते हैं, ओके। सो दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, एंड वी विल ट्राई कि हम बहुत ही लेमैन लैंग्वेज यूज करें और जो आपको समझ में आ सके वैसा यूज करें। So let me introduce today's speaker, Sudiksha Janmeda. So I welcome Sudiksha. Thanks a lot to accept the invitation and come here and talk about SQL. And we have around 70 plus participants apart from the other co-trainers and the coordinators. So I thank all the participants also to show this activeness to be here. So now let me hand it over to you. We welcome you to take up this particular session. Yeah, please, you may continue now. Thank you, Kushal. Hi, good evening, everyone. How are you? Okay. So, ma'am, good Good evening. evening. Good evening, ma'am. Ma'am. Okay. So let's start SQL. So SQL is structured query language, and I believe some basics are already covered, right, Kushal? Yes. So I just introduced them, what is database and what is RDBMS and what is SQL and OLTP and OLAP. This much we have discussed. Okay. So when we are talking about SQL, we are basically focusing on relational database, which is a structured database. When we talk about structured, it is properly structured in the form of columns and rows in a table, and it is not having any kind of media or MP3 files or video files or something like which is images. That is not structured data. So starting with this, let me show you some table, and we will start with understanding nulls
and joins when we are talking about the interview questions. So I will just open one sample database, which is HR database, which you get everywhere. I will share my screen. And the screen is visible, right? Yes, 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 ma'am. it is visible. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Thank you. बहुत ही बेसिक सिंपल टेबल जो हर जगह आपको एसक्यूएल में यूज जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं या जस्ट फॉर लर्निंग यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डेटा, यू विल ऑलवेज सी दिस. So what I have typed here is select query from employees table, which is already created table. Somebody has already created this and it is having some data. If you can see here, it is having employee ID, first name, last name, email, and all those details. So this sample data we will use to understand today whatever topics we have. And before we go towards the joins, I think first part I will like to cover is the type of SQL statements we have in our systems. Okay, so maybe I'll just so looking at this screen, what we have is a categorization of SQL statements, SQL language statements. So now if I have some data like this and I want to manipulate or update, insert or delete or do something with this data, maybe like I select query, maybe I'm trying to see what data I have in my database table today. That is also one command. How you will talk to the database is defined by these SQL statements. SQL use करके ही हम ऑपरेशन जो भी हमें करना है उस डेटाबेस में है वो हम करेंगे. So यहाँ पे 3, 4, 5 कैटेगराइजेशन है. अब हम पहला कैटेगराइजेशन देखें. Yeah, I would just interrupt. So voice में थोड़ा सा ये आ रहा है, breakage आ रहा है. I believe. Okay. Maybe because I'll of the use position of the. your phone. Yeah, that would be really great. Okay. 1 second. Hello, is it better? Yeah, it's perfect, I believe now. Yeah. Okay. So right now, what we see here, the first statement which I ran on the database, select star मैंने जो किया, ये data को देखने के लिए select statements हमेशा हम use करते हैं. I think this is not right. Okay. So it is always coming under DQL, data query language. मैं data को query कर रही हूँ, वहां पे वो select आता है. बाकी जो चीजें हैं उसमें 2-3 important चीजें हैं, but you just need to know कि basically SQL commands कौन से होते हैं. तो जब DDL की बात करें, data definition language, create, drop, alter, truncate, मतलब ये जो भी कमांड्स हैं इससे आप टेबल्स और उनके कॉलम्स को ड्रॉप, क्रिएट,
चेंज करेंगे, सो बेसिकली वो आपकी टेबल को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए इन सब का नाम डेटा डेफिनेशन है। अगर बीच में कुछ डाउट है या समथिंग, मे बी कुशल यू कैन से, बिकॉज जितना क्वेश्चंस पूछोगे उतना क्लियर होगा। एंड आई बिलीव मैंने भी अपने यंग एज में 10-10 बार क्वेश्चंस पूछे, सो आई think feel free to ask question anytime and stop me, and I can be slow. Okay. Yes, yeah, surely. So you guys can always, whenever you feel कि question है, आप hand raise कर दो या फिर आप पूछ लीजिए. We are open to handle any kind of query you have. जो भी query आपके मन में आ रहा है, so we appreciate to handle that. So next is data manipulation language, M for manipulation. So basically आपने create कर दिया table, उसमें कॉलम वॉलम बना दिए, इंडेक्स डिफाइन कर दिए, अब उसमें आपको डेटा इंसर्ट करना है, या मान लीजिए कल किसी एम्प्लॉय का एड्रेस चेंज होता है तो उसका आप अपडेट करोगे, कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी छोड़ के चला गया उसको आप डिलीट भी करोगे। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द मैनिपुलेशन। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट यूज होती है मर्ज, बट वो बहुत काम करने के बाद में कई बार यूज आएगी, बट बेसिक ये सारी कमांड्स हैं। नेक्स्ट डेटा कंट्रोल, आई थिंक कंट्रोल ही बोलते हैं इसको, व्हाट वी कॉल, yes, yeah, control language, correct. yeah. Grant and revoke. Grant basically when you want to grant some permissions to a user or table, basically आपके पास अगर पूरी कंपनी का डेटा है जिसमें से कुछ कॉन्फिडेंशियल है, तो आप उसका रीड एक्सेस या राइट एक्सेस कुछ ही टीम्स को दोगे, नॉट टू एवरीबॉडी, बट कुछ डेटा है विच कैन बी ओपन टू एवरीबॉडी, जैसे कि लिस्ट ऑफ हॉलीडेज एक कंपनी के किसी को भी पता हो सकते हैं इन दैट फुल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे ग्रांट यूज करेंगे, एंड रिवोक विल बी फॉर टेकिंग दोज एक्सेस बैक। सो ये सब परमिशंस कौन देता है? ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देता है। आप जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन भी करेंगे तो आपको किसी भी डेटाबेस के एक्सेस के लिए यूजुअली जो कन्वेंशनल तरीका है वो आपको डेटाबेस एडमिन ही आपको एक्सेस देगा, बट कुछ एप्लीकेशंस में इंटरनली कुछ हो सकता है, कुछ और सिस्टम हो, बट कन्वेंशनल इज ऑलवेज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो उस डेटाबेस की हर एक चीज का, उसकी हेल्थ का ख्याल रखता है, एंड ही इज द ओनर ऑफ द डेटाबेस। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। नाउ हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये कमिट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। ट्रांजैक्शन जैसे अभी हमने बात की थी, Kushal was explaining you how the transaction can be, or even in a bank when you are, so any transaction to the database is simply one statement which I try to write, and उसको commit या rollback और save point की क्या जरूरत है। अभी मान लेते हैं कि मैंने एक अपडेट स्टेटमेंट चलाया कि मुझे एम्प्लॉय नंबर 101 का ये एड्रेस अपडेट किया है, और उसी टाइम पर किसी और ने उस एम्प्लॉय का एड्रेस चेक किया, तो उसे वो पुराना एड्रेस मिलेगा जब तक कि कमिट नहीं किया है। सो बेसिकली कमिट विल सेव दैट ट्रांजैक्शन परमानेंटली टू द डेटाबेस इन सिंपल लैंग्वेज। रोल बैक क्या होगा? अगर मान लीजिए आपने अपडेट स्टेटमेंट लगाया कि एम्प्लॉय का एड्रेस चेंज करो, बट देन यू रिमेम्बर कि नो ये तो गलत एम्प्लॉय का चेंज हो गया, एंड यू वांट टू रोल दिस थिंग बैक, यू वांट टू अंडू जैसे करते हैं, तो उस केस में रोल बैक करेंगे। सेव पॉइंट क्या है? मान लीजिए आपने 10 SQL स्टेटमेंट लिखी हैं, उसमें से ऊपर के 5 एम्प्लॉयज का एड्रेस आप पुणे कर रहे हैं और नीचे के 5 का बैंगलोर कर रहे हैं, बट आपको क्या चाहिए कि हर 5 जो फर्स्ट एम्प्लॉय का अपडेट हो जाए, उसके बाद आप कमिट करें, एंड देन ही आप नेक्स्ट वाले 5 एम्प्लॉयज का एड्रेस अपडेट कर रहे हो। तो वो जो 5 के ट्रांजैक्शंस के बाद का पॉइंट है, उसको एक सेव पॉइंट से डिनोट करके आप
डिवाइड कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को एक सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के बाद कमिट या रोल बैक हम कर सकते हैं। सेलेक्ट की जैसे हम बात कर रहे थे, सेलेक्ट इज टू सी द डेटा इन द डेटाबेस, सेलेक्ट एक डेटा क्वेरी लैंग्वेज है। सो ये मेन कमांड्स हो गई। एसक्यूएल में सारा कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द है, एंड स्पेशली जब एसक्यूएल में सेलेक्ट हम लिखते हैं, एक अगर सेलेक्ट का फॉर्मेट भी देखें, सो it is not just select star from employees from, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वेयर क्लॉज, वेयर में हम कोई भी कंडीशन डालते हैं कि सिर्फ ये वाले एम्प्लॉयज चाहिए या सिर्फ इस हायरिंग डेट वाले एम्प्लॉयज चाहिए या इसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज चाहिए। सो दिस इज जस्ट फॉर कंडीशन। नेक्स्ट इज ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्या करेगा, मान लेते हैं ये हमारा डेटा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जॉब आईडी एडीवीपी के 2 एम्प्लॉयज यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। नाउ मान लीजिए कि हमें सिर्फ एडीवीपी वाले जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें ग्रुप करके उनकी सैलरी या उनकी हायर डेट के ऊपर कोई ऑपरेशन करना है। मान लीजिए मेरा डिपार्टमेंट है एडीवीपी का और मुझे जानना है कि उसमें सबसे लास्ट एम्प्लॉय कौन ज्वाइन किया है। सो दैट इज द केस वेयर आई विल ट्राई टू यूज ग्रुप बाय। इसके बाद आता है हैविंग क्लॉज। अब हैविंग में हम बेसिकली कुछ वेयर कंडीशन सिर्फ फिल्टर करेगा रिकॉर्ड्स को, लाइक जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे उनको फिल्टर करने, उसमें एक एक रिकॉर्ड से उनको फिल्टर करने के लिए। हैविंग में जब ग्रुप्ड डेटा है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है तो हम बोल सकते हैं मे बी लाइक हैविंग काउंट, जिनका हो सकता है एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉय आपको देखने हैं तो आप वहां पे काउंट 1 greater than 1 डाल के देखेंगे। Then we have order by clause. This is just to sort the data. If we want to sort the data, we use order by, either in ascending, we can define it, and default is always ascending. तो अगर हम sort कर देते हैं, अगर मैं यहाँ पर भी यहाँ पे ऐसे sort भी कर देती हूँ based on this column which is higher date, तो भी वो जस्ट बिकॉज एसक्यूएल डेवलपर की फंक्शनैलिटी उसने सॉर्ट कर दिया कि 1 जन पहले फिर जून एंड ऑल दैट टू द लास्ट। अब ज्वाइन की बात करते हैं कि ज्वाइन क्यों जरूरत है। इस स्क्रीन पे हमें डिपार्टमेंट आईडी दिख रहा है कि 102 एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी है 90, करेक्ट है, दिख रहा है, राइट। नाउ अब इस डिपार्टमेंट का जो बाकी इंफॉर्मेशन है, इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, वो सारी डिटेल्स चाहिए, तो ये हमें एम्प्लॉय टेबल से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। Yeah, this is a question. This is a question, Yes, guys. question. क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा कि Sir, ma'am, can you repeat please? हाँ, ये डिपार्टमेंट आईडी 90 जो है, इस डिपार्टमेंट का नाम मुझे इस एम्प्लॉय टेबल से मिल सकता है क्या, जिस टेबल में हम अभी हैं? No. No, Right. ma'am. यस। सो कुछ इंफॉर्मेशन है जो इस एम्प्लॉय से रिलेटेड है और एक्चुअली एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन मान लेते हैं हमें उस एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट का नाम और उसके भी आगे की बहुत सारी डिटेल्स चाहिए, तो डेफिनेटली हम जब तक डिपार्टमेंट्स टेबल में नहीं जाएंगे हमें ये नहीं पता चलेगा कि डिपार्टमेंट 90 का क्या नाम है। सो 90 इज एग्जीक्यूटिव। सो दिस इज वेयर वी नीड टू जॉइन द टेबल। तो अब अगर हम यहाँ पे लिख दें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, और मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दूं इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन, मैंने इसको अलियास दे दिया। नाउ अलियास इज
very common and important thing. Anywhere you will see that alias is used for the tables, temporary tables, inline tables, बड़ी बड़ी queries होती है वहां पे वो जरूर यूज होता है. So I will just give my join condition. I'll explain what this means. Where e employee ID is equal to 102. हम 102 की बात कर रहे थे. So basically हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, ये एम्प्लॉय टेबल से आया, ये डिपार्टमेंट टेबल से आया, और ये इन डिपार्टमेंट के नाम और बाकी सारी डिटेल्स आ गई. सो हमें अब समझ में आ रहा है कि ज्वाइन क्यों चाहिए. कुछ इंफॉर्मेशन है जो मेरे टेबल में डेटा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप है और मुझे पता है कि मेरा ज्वाइन किस फील्ड के ऊपर है. हमें पता था कि इसका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में हमें मिल जाएगा और उस बेसिस पे हमने इनर ज्वाइन करके ये डेटा लेके आया. नाउ इनर ज्वाइन हमने किया और इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन का एक फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर्स का. और रिसेंटली ही एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि रिसेंटली ही एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि बेसिकली एक पहले ही इसी क्वेश्चन की वजह से दे वर इम्प्रेस्ड एंड ऑल अदर क्वेश्चंस वर नॉट रियली good, and still they said that the candidate is selected just because of the joins. Okay, and it is a very most frequently asked question. Now अभी हमने जब inner join किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक रिकॉर्ड आउटपुट आता है. एंड राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या है, बेसिकली जब हम टेबल एम्प्लॉय लेफ्ट आउटर ज्वाइन टेबल डिपार्टमेंट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि इस एम्प्लॉय टेबल का जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड्स ही आउटपुट में आएंगे, वेदर देयर इज अ मैच और देयर इज नो मैच. मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल में 10 डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें से ओनली 8 ही डिपार्टमेंट टेबल में हैं, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का रिजल्ट सेट में फिर भी वो सारे के सारे 10 रिकॉर्ड्स आएंगे और जो बाकी 2 डिपार्टमेंट हैं जिनका यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल में मैच नहीं है उसके सामने ये ऐसे नल वैल्यू दिखाएगा. नाउ नल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टुडे एंड फॉर टू आंसर एन इंटरव्यूअर व्हाट इज अबाउट null. Null is not a space, it is not zero, it is unknown value which cannot be matched with any value. Got it? Null एक unknown है. जैसे हम मैथ्स में नहीं पढ़ते थे कि इन्फिनिटी की क्या वैल्यू होती है, हमें पता ही नहीं है, इट इज लाइक बहुत ही आगे जाके वैल्यू. इट इज unknown. Null is not a space, it is not zero, or it is not something कि blank है वो. No, it is not at all a blank. तो जब कोई वैल्यू unknown है तो आप उसको किसी से मैच नहीं कर सकते हो. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन यू आर ज्वाइनिंग टेबल्स, दैट यू अंडरस्टैंड कि नल को आप किसी नल से नहीं ज्वाइन करके दिखा दोगे कि अरे ये नल नल मैच हो गया, सो दिस इज व्हाट आई विल गेट. नो, दैट डज नॉट हैपन हियर. ओके, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का एग्जाम्पल लेना है क्या कुशल? और आई मीन एक मेरे पास क्वेश्चन है विच आई वांट टू एक्सप्लेन. उसके अलावा we can take and Okay. all the participants you can always you can always mention अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है ना, don't hesitate, आप मैसेज करो, बोलो, don't hesitate, let's utilize. So we can go with the example. Yes. Okay. Okay. So अभी
यहाँ पे ये एम्प्लॉयज टेबल हम देख रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 90 है, 60 है, 100 है, 30 है, 50 and 80 or something. Okay. In the department table, what we have is 10. Okay, I will just try to check. Yeah. Let me. Just give me 1 minute. ओके, सो एक एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे एक कस्टमर टेबल है जिसमें कस्टमर आईडीज हैं, अमाउंट्स है और डिपार्टमेंट्स है। एंड सेकेंडली मेरे पास एक डिपार्टमेंट टेबल है, और जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट डिपार्टमेंट राइट नाउ जो हमने एम्प्लॉय के लिए यूज किया था, वी विल गो देयर लेटर। ये डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो कि 10, 20, 30, 40 है। नाउ इफ यू सी केयरफुली, एक 103 डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट टेबल में है ही नहीं। तो बेसिकली जब हम इस टेबल को, कस्टमर टेबल को लेफ्ट ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट टेबल से, तो उसके पास में 103 का कोई मैच नहीं मिलेगा। एंड जब कोई मैच नहीं मिलेगा तो हमें पता है कि उसके अगेंस्ट वो बाकी कॉलम्स की वैल्यूज नल दिखाता है। और फॉर एग्जाम्पल मैं वही अगर यहाँ पे कर दूं, फ्रॉम कस्ट एंड लेफ्ट आउटर जॉइन DPT on cust dot department. Don't get confused with the column name and the table name. यहाँ पे ये भी डिपार्टमेंट है और ये भी डिपार्टमेंट है, और maybe I'll just change that name dot department where, okay, let's not include where, पहले हम पूरा रिजल्ट देख लेते हैं। ओके, डिपार्टमेंट नंबर है यहाँ पे। ओके, सी केयरफुली, जो बाकी डिपार्टमेंट्स थे कस्टमर 1, 2 और 3 के, उन्होंने कैसे क्लियरली डिपार्टमेंट नेम दे दिया हमें और उसका लोकेशन दे दिया, न्यूयॉर्क, रिसर्च, सब दिया इंफॉर्मेशन। बट जो कस्टमर 4 है उसका डिपार्टमेंट 103 है और उसको कोई मैच नहीं मिला है इन द डिपार्टमेंट टेबल। तो उसे जब मैच नहीं मिला है तो उसने बाकी सारे कॉलम की वैल्यू नल दी, बिकॉज इट कैन नॉट ज्वाइन with any data which is present in the department table. क्या ये क्लियर हो गया है यहाँ तक कि जब मैच नहीं मिलेगा तो वो नल्स दे देगा? Yes, ma'am, it's clear. Yes, ma'am. Okay. Similarly,
अभी हम उल्टा करते हैं. Basically, customer table left outer join department is equivalent to department right outer join customer. Basically, जो टेबल आपने लेफ्ट में रखा है, अगर वो आप राइट में रख के राइट आउटर ज्वाइन करोगे तो बेसिकली हो क्या रहा है. तेच फिक्स नाही काहीच फिक्स नाही. हेलो. Yeah, I think somebody unmuted. Okay. We can continue. सो बेसिकली हो क्या रहा है जब हम कस्टमर लेफ्ट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट बोलते हैं कि जो लेफ्ट टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स वेदर मैचिंग और नॉन मैचिंग इट विल बी इन द आउटपुट. जो अभी हमारे साथ हुआ कि 103 डिपार्टमेंट का मैच मिले या ना मिले, इट विल ऑलवेज बी इन द आउटपुट. नाउ अब हम उल्टा करते हैं, हम राइट आउटर कर देते हैं एंड जस्ट सी द रिजल्ट्स. अब राइट आउटर जब किया तो डिपार्टमेंट टेबल का मैं सिर्फ अगर डेटा देखूं यहाँ पे तो डिपार्टमेंट 30 और 40 का कोई भी कस्टमर नहीं है हमारे कस्टमर टेबल में. बिकॉज यू सी 10 है, 20 है, 103 है, 30 और 40 नहीं है. सो इसीलिए राइट आउटर ज्वाइन ने क्या दिया, यहाँ पे नल्स दे दिया. सो दिस क्लैरिफाइज कि जब राइट आउटर ज्वाइन करेंगे तो इस टेबल का डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड्स उसने लेके आए बट कस्टमर का उतना ही डेटा लेके आया जितना कि मैच कर रहा था. ओनली दीज 3 रिकॉर्ड्स. क्लियर. नाउ अब हम फुल You are not audible. हेलो हेलो. Yeah, you are audible. I Okay. think, yeah, Mohit, you can check your connection once. You're completely audible. ओके. सो नाउ फुल आउटर जॉइन की हम बात करें तो हियर वी आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. कैसे कि हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट 30 और 40 का कोई भी रिकॉर्ड कस्टमर टेबल में है नहीं, वो दोनों रिकॉर्ड्स भी आए. कस्टमर टेबल 103 कस्टमर टेबल में डिपार्टमेंट 103 का जो रिकॉर्ड है उसके साथ कोई भी डिपार्टमेंट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, वो भी यहाँ आया. ये जो फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स हैं इनका सारा मैचिंग डेटा कस्टमर और डिपार्टमेंट टेबल में मिला और वो मैच होके क्लियरली उसमें दिखाया. सो बेसिकली यहाँ पे फुल आउटर में क्या हो रहा है, मैचिंग रिकॉर्ड्स तो आएंगे ही, फिर लेफ्ट टेबल हो या राइट टेबल हो उनके नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आएंगे. और अगर मैं यहाँ पर उसको इनर जॉइन बोल दूं एक बार तो वो सिर्फ इनर जॉइन ऐसे सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स ले आएगा. अब जॉइंस हमें क्लियर हो गए लेकिन कई बार हम इसको अलग तरीके से भी लिख देते हैं. मैं जल्दी मैं ऐसे लिख दूंगी वेयर दिस इज मैचिंग लाइक दिस, सेम रिजल्ट आया. करेक्ट. तो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो जाता है, जैसे लेफ्ट आउटर राइट आउटर में हम ये वाली नोटेशन भी यूज कर लेते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स बट स्टिल विल ऑलवेज मेक द सेम मीनिंग जो हम प्रॉपरली राइट आउटर और वो पूरा वैल्यू जब वहां पे सिंटैक्स लिखते हैं. इट इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ सिंटैक्स. व्हेन यू गो बैक होम यू गो एंड चेक ऑन गूगल एंड ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग. नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चन which is the most frequently asked question, and I think जिसने इसको आंसर कर लिया that person got joins clearly very well. Okay, so table A I have, table B I have, B, and उसके अंदर जो records हैं यहाँ पे है 1 1 1 1 1 null. और इस कॉलम का नाम भी मैं दे देती हूँ. इट इज आईडी कॉलम. हियर आल्सो इट इज आईडी कॉलम. I have these 2 tables. Now I want to know the count when I do inner join between them, left outer join.
right outer join and full outer join. One or two things to be, okay, one more column is there, to be considered here is, I told you that null is an unknown value. You cannot match with anything. So this is hint number one. Hint number two is, for example, यहाँ पे हम देखते हैं डिपार्टमेंट आईडी 90 के लिए हमारे पास 3 रिकॉर्ड है एम्प्लॉय टेबल में. जब भी मैं एम्प्लॉय टेबल में क्वेरी करूंगी फॉर डिपार्टमेंट 90, तो मुझे कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे? टेल मी. 3. Yes. So that's hint number 2, that the values you are trying to search in a table, उसमें जितनी भी values होंगी वो सब return होती हैं. So now tell me the count कि ये इसके केस में क्या आएगा count, और inner, left, right, full. ये सब अपने पेन एंड पेपर पे या जहां पर भी करना है. Take some time, 2 minutes, 5 minutes, 2 minutes means mostly, then just let me know. Yeah, by that time there is a question from Ayush Singh. Is there something as right inner join or left inner join? So he has sent in the chat here. No, see, inner join is completely different. Inner join will always get you all the matching records from both the tables. But in case of left and right, जब left join करते हैं तो जो टेबल लेफ्ट में है उसके रिकॉर्ड्स जो मैचिंग है या नॉन मैचिंग है वो सभी रिटर्न होंगे, और राइट टेबल में से वो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स देगा in the case of left outer join. मतलब इनर जॉइन को आप ऐसा समझ लीजिए जैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं, दो मान लीजिए एक ये है डेटा और एक ये है, ये दोनों हमने एक डेटा ले लिया, मान लेते हैं ये एक डेटा है ये एक डेटा है, तो इसमें और इसमें दोनों में जो कॉमन है सिर्फ और सिर्फ वही इनर जॉइन के आउटपुट में आएंगे. बट इन केस ऑफ लेफ्ट आउटर, तो जैसे ये मान लीजिए मेरी लेफ्ट टेबल है, तो इसमें अगर मान लेते हैं 100 है, 200 है, 300 है, और मेरी यहाँ पे राइट टेबल है उसमें 100 है बस. तो जब हम लेफ्ट टेबल दिस टेबल लेफ्ट आउटर जॉइन दिस टेबल करेंगे तो लेफ्ट से तीनों रिकॉर्ड्स आएंगे 100, 200, 300, और राइट में जैसे मान लीजिए दो रिकॉर्ड्स है, राइट टेबल में से सिर्फ ये 100 वाला, क्योंकि ये ही राइट टेबल में से मैच हो रहा है. इज इट क्लियर नाउ, और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए? Okay, yeah, he got it. He responded, he got it. ओके ओके. बेसिकली दोनों बिल्कुल अलग हैं, वी कैन नॉट मिक्स देम. इसका आंसर जिसका सबसे पहले आ जाए, जस्ट लेट मी नो. इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. Yeah, Komal has responded. Komal, you can change your chat. आपने ऐसे personally मुझे भेजा है, आप उसको ऐसे everyone कर लो, so everyone can see it. So Komal has sent left, right, full, 4 count. So left, right और full के लिए Komal has sent 4 count. So Komal आप अपना chat option ना ऐसे everyone वाला कर लो, तो everyone can see the answers. Okay, Komal का second response भी आया, inner 3 count. Okay. And left and right and full? 4 count. This is the response from Komal. Okay. Yeah, Akshay wants to say. Yes. Ma'am, I have joined late, but as per my understanding, till now, I think inner will give error because of the and maybe full will be also give error, and left and right will be left will be 3 count and right will be 2. Okay. I
think now we can discuss the answer in detail. And when I'm explaining the answer, you can stop me anytime there is any question. Okay. सबसे पहले जब हम इनर जॉइन की बात करेंगे तो बेसिकली मैं यहाँ पर आउटपुट लिख रही हूँ यहाँ पे, विच विल बी वेरी क्लियर दैट टेबल ए डॉट आईडी की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर होगी ए, एंड सिमिलरली टेबल बी डॉट आईडी वैल्यू यहाँ पर आएगी. सो नाउ जस्ट सी कि हमने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर मैं एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट 90 के रिकॉर्ड्स देखूं तो जितने भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स 90 वाले हैं वो तीनों ही रिटर्न होंगे. नाउ यहाँ पर ये डुप्लीकेट्स हैं. टेबल ए का जो 1 है उसके पास 2 मैचिंग रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं बी में, विच इज अ बिट कंफ्यूजिंग. कभी हमें लगेगा कि अरे एक ही तो आएगा, कभी लगेगा कि नहीं दोनों मैच होना चाहिए. सो बेसिकली जब मैंने ये डिपार्टमेंट 90 की बात की, जितनी बार भी मैच मिलेगा किसी भी जॉइन को वो सारे मैचेस रिटर्न करेगा इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ जॉइन, इनर, लेफ्ट, राइट एंड फुल. सो जब ये आईडी 1 है तो ये टेबल बी के आईडी 1 इस वाले से भी मैच करेगा एंड इस वाले से भी मैच करेगा. एंड द रीजन व्हाई दीज 2 रिकॉर्ड्स आर डिफरेंट, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये टेबल बी का आईडी कॉलम है और ये लोकेशन है, यहाँ पर पुणे है और इसका दिल्ली फील्ड है. और जस्ट लुक एट दीज लाइन्स की आईडी जो 1 है उसके लिए बाकी कॉलम्स की वैल्यू तो डिफरेंट है ना, तो ये दोनों ही अलग रिकॉर्ड्स हुए. यू कैन नॉट कंसिडर देम एज सिंगल रिकॉर्ड, राइट. जैसे यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये 90 का एक है, ये है, लेकिन ये तीनों अपने आप में अलग रिकॉर्ड्स हैं. 3 डिफरेंट यूनिक रिकॉर्ड्स हैं ये. सिमिलर लॉजिक अप्लाइज हियर कि ये जो टेबल ए का 1 पहला है ये इससे भी मैच कर जाएगा और इससे भी, बिकॉज मैच क्या होता है हमारा जॉइन में, हम क्या बोलते हैं कि इस टेबल का आईडी इज इक्वल टू इस टेबल का आईडी. तो इसको ये दोनों मिलेंगे, सिमिलरली सेकंड वाले को ये दोनों मिलेंगे और थर्ड वाले को दोनों मिलेंगे. तो 6 तो वैसे ही आ गए यहाँ पे 1 1 1 1 1 1. ठीक है. ये अब हर एक केस में चाहे वो लेफ्ट है, राइट है, फुल है, सबके केस में ये सेम रहेगा. नाउ वी कम टू नल. नल क्योंकि अननोन मैंने बोला, नल किसी से भी मैच नहीं होता है तो वो इनर जॉइन में आएगा ही नहीं. इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन केस ऑफ इनर जॉइन. सो दिस इज आउटपुट फॉर इनर जॉइन. कोई इसमें डाउट? Or is Can it you clear? repeat, please, ma'am? Yeah. Yes. So just imagine, अभी यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने सिर्फ आपको एक कॉलम बताया कि आईडी है मेरे पास, उसमें ये 1 वैल्यू है, इसमें 1 है, इसमें नल है, ये है. जस्ट इमेजिन कि इस टेबल बी के पास और भी कॉलम्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने ये माना लोकेशन नाम का कॉलम, और मान लेते हैं वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस टेबल ए का फर्स्ट रिकॉर्ड विच इज हैविंग वैल्यू 1, दिस थर्ड रो इन द एक्सेल. इस 1 को मैं मैच कर रही हूँ टेबल बी के रिकॉर्ड्स से और उसमें और भी कॉलम्स है अदर देन आईडी, जैसे कि लोकेशन है और उस लोकेशन में पहले रिकॉर्ड की वैल्यू पुणे है, दूसरे की दिल्ली है. नाउ मान लेते हैं ये जो एम्प्लॉय 1 है ये पुणे में रह चुका है और दिल्ली में रह चुका है और टेबल बी एक एड्रेस रिलेटेड कुछ डेटा है और हम जानना चाहते हैं एम्प्लॉय कहाँ कहाँ रहा है. तो जब आप ए और बी को जब ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इस एम्प्लॉय का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए और आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि सिर्फ एक रिकॉर्ड उठा लिया, बट यू वांट टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन. तो उस केस में हम पहला
और ये दूसरा, दोनों ही रिकॉर्ड को पुल करेंगे। तो जब हम इनर ज्वाइन करेंगे इस 1 से इस टेबल के दोनों रिकॉर्ड्स को, तो हमें उसकी पुणे लोकेशन भी चाहिए और दिल्ली इंफॉर्मेशन भी चाहिए। यू कैन नॉट स्किप एनी सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम हेयर, राइट? तो ये हुआ पहले रिकॉर्ड के केस में, और ये बाकी दोनों के केस में हो जाएगा। तो टोटल 6 यहाँ पे आउटपुट में रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। स्टिल इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर मैम? ये Clear हुआ? everyone can respond है ना? Everyone Yes. can respond. If it is not clear, दोबारा explain कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज ये सेम ज्वाइन में होगा। या सॉरी, Yes, she said clear. Okay. ठीक है। Ma'am, यस, why there is 6 count? I'm not getting. Ma'am, not clear. यस, Can you Okay. repeat it again? yes. So just maybe I will take some example like this. Okay, let us take this customer and department only. थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। अभी हमारे पास कस्टमर टेबल में ये रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 10, 10 और 20। ठीक है, कस्टमर 1 का डिपार्टमेंट 10 है और कस्टमर 2 का 10 है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 2 रिकॉर्ड्स जिनके डिपार्टमेंट्स 10 हैं, ओनली दीज 2 रिकॉर्ड्स। अब डिपार्टमेंट टेबल में एक रिकॉर्ड है, मैं जस्ट एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देती हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन। डिपार्टमेंट something like XYZ and location is Delhi. Okay. Okay. DPT 11 is what we will look at. Okay. So just order by just consider now that department number 10 has got 2 records, okay, which is accounting and XYZ. उसके 2 डिपार्टमेंट्स नेम हैं इस डिपार्टमेंट आईडी के लिए। ऐसा जस्ट हाइपोथेटिकली इमेजिन कि ऐसा हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट के लिए उसकी 2 काइंड ऑफ ब्रांच बना दी किसी कंपनी ने फॉर एनी रीजन, वी डोंट नो। ओके नाउ, और हमने जब कस्टमर डेटा देखा था तो हमने देखा कि हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं 10 नंबर डिपार्टमेंट के लिए। नाउ ऑल्सो यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन कि यार ये तो 10 एक ही बार है तो एक ही बार तो आएगा, लेकिन अभी हम सिंपली यहाँ पे बोलते हैं कि हमें ना ये डिपार्टमेंट 10 का डेटा देखना है और हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं। सो बेसिकली एज आई सेड हियर, दिस इज बेसिकली इनर ज्वाइन
on the department number. And if you see, गड़बड़ कर दी मैंने, department, okay, it is table 11. Table 11. See the data right now. Customer 1 के लिए अकाउंटिंग का भी उसने रिकॉर्ड दिया और कस्टमर 1 के लिए XYZ डिपार्टमेंट का भी उसने रिकॉर्ड दिया, क्योंकि जब आप यहाँ पे लिख रहे हो कि कस्टमर टेबल का डिपार्टमेंट आई वांट टू मैच विद डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर, तो जो डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर 10 है तो वो चाहे 1000 बार भी हो उसको मैच मिलेगा, और इसीलिए वो यहाँ पे आउटपुट में 2 बार आया. इज इट अ बिट मोर क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? अभी हम इमेजिन कर पा रहे हैं, पहले विजुअलाइजेशन नहीं होता है. इस क्वेश्चन में ट्रिकीनेस यही है कि यहाँ पे ये 111 लिखा होता है, हमें विजुअलाइज नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें इसे विजुअलाइज कर लेना है कि हाँ, मान लीजिए कि हमारी टेबल में डेटा है, उसके बाकी कॉलम्स अलग है. देखो अमाउंट यहाँ पे अलग है, इसमें ये अकाउंटिंग का न्यूयॉर्क है, XYZ का दिल्ली है, ये दोनों इंफॉर्मेशन अलग हो गई ना. सो 6 रिकॉर्ड्स इसने दे दिए, और इसके अलावा कोई और नल वैल्यू नहीं दी, बिकॉज वी आर क्लियर नल इज एन अननोन वैल्यू एंड यू कैन नॉट मैच अ नल वैल्यू विद एनी वैल्यू, इट इज अननोन. लेफ्ट आउटर जॉइन में अब क्या होगा, पहले तो मैचिंग रिकॉर्ड्स हम लिखते हैं, हम हर जॉइन में फर्स्ट तो पहले तो हम मैचिंग रिकॉर्ड से लिखेंगे, तो मैचिंग तो हमारे 6 एज इट इज आ गए, राइट, बिकॉज वो तो हमने इनर जॉइन में ही सीख लिया कि मैचिंग कैसे लेके आने थे. इसके केस में 6 आ गए. नाउ टेबल ए के लेफ्ट टेबल के सारे ही रिकॉर्ड्स आते हैं जब हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नल वाला रिकॉर्ड है इसको किसके साथ मैच नहीं मिला है, इट इज एन अननोन वैल्यू बस. लेकिन ये क्योंकि टेबल ए में है और लेफ्ट आउटर ज्वाइन का रूल होता है कि लेफ्ट टेबल के सारे ही रिकॉर्ड आने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर नल आ जाएगा. और यहाँ पर उसको कोई मैच नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे नल है. इट इज नॉट कॉपीड फ्रॉम टेबल बी. नो. क्या ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. मैं नल वाला रिपीट करना है. हाँ, तो जब हमने इनर जॉइन में देखा कि ये जो वंस हैं, ये वंस क्यों 6 टाइम्स आ गए, ये हमें यहाँ पर पता चल चुका था ऑलरेडी इनर जॉइन में, कि जब हम मैचिंग रिकॉर्ड्स देख रहे हैं तो हमें 6 रिकॉर्ड्स मिलेंगे. तो चाहे वो लेफ्ट आउटर हो, राइट आउटर हो, फुल हो, पहले तो मैचिंग रिकॉर्ड्स आपको लिख लेने हैं. व्हेनेवर द इंटरव्यूअर इज आस्किंग, पहले मैचिंग रिकॉर्ड्स लिख लिए. मैचिंग आ गए 6 एज इट इज, जो हमने इनर जॉइन में ही सीख लिया था कि इसके 6 आ गए. अब बात हुई नल की. लेफ्ट आउटर जॉइन का रूल है कि लेफ्ट टेबल के सारे ही रिकॉर्ड्स, चाहे वो मैच होते हो या ना मैच होते हो, मैच किससे करना है, टेबल बी से, होते हो या ना होते हो, वो टेबल ए के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ लाएगा. सो दिस नल वैल्यू इज एन अननोन वैल्यू. तो ये किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ टेबल बी में, नल इज अननोन, और वो हमने एज इट इज कॉपी कर दिया यहाँ. जो रिकॉर्ड्स के पास कुछ डेटा नहीं मैच करता है उसका सामने वाली टेबल में हमेशा ही नल सामने आता है. जैसे हमने यहाँ पर देखा था, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने यहाँ पे ये नल्स देखे थे. सो दिस इज व्हाट एसक्यूएल ऑटोमेटिकली गिव्स. मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू 5 है. अब मैं टेबल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. इसमें टेबल ए में ज्यादा रिकॉर्ड्स बोल दिए मैंने और इसमें कम दिए. मान लेते हैं ये 5 है और हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 आएगा
और इसके साथ कोई मैच नहीं मिलेगा, क्योंकि टेबल बी में 5 कोई वैल्यू है ही नहीं। ओके, टेबल बी में कोई 5 वैल्यू नहीं है, और टेबल बी में हम एक 9 वैल्यू डाल देते हैं, जस्ट फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। आई एम जस्ट चेंजिंग द टेबल एंड दिस, आई मीन इट शुड नॉट कंफ्यूज यू। तो टेबल एक के जितने भी रिकॉर्ड हैं, चाहे मैचिंग है नॉन मैचिंग है, वो सारे हमें लेफ्ट आउटर जॉइन में मिलेंगे। अभी क्लियर हुआ क्या? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। नाउ अब राइट आउटर पे आ रहे हैं हम, और हमें ये भी देख, सबसे पहली चीज तो हमें बहुत क्लियर है कि मैचिंग रिकॉर्ड्स हम पहले लिख लेंगे। मैचिंग रिकॉर्ड्स हमारा सेम वो 6 के 6 एज इट इज यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ जो टेबल बी है, राइट आउटर जॉइन का रूल है कि टेबल बी के सारे ही रिकॉर्ड्स, चाहे वो मैच हो ए से या ना हो, वो यहाँ पर आने चाहिए। तो सबसे मैचिंग तो हमें ये 2 मिल चुके थे, ये 2 हमारे मैचिंग है ना, ये 2 इन लोगों से मैच होके हमने 6 कर लिए। अब ये जो नल्स हैं 2, दोनों के दोनों एज इट इज यहाँ पर नल आ गए, यहाँ पे नल आ गया, ठीक है। अब 9 जो वैल्यू है वो भी ए में कहीं भी मैच नहीं हो रही है, बिकॉज 9 इज नॉट इन टेबल ए, तो 9 भी यहाँ पे आ गया। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल ए में नल नल ऑटोमेटिकली वो एसक्यूएल देगा, and it is not at all related to this null value because null is always unknown value. So is this right outer join output clear? Yes. Yes. एक important चीज कि मैंने यहाँ पे 5 और 9 ऐड किया तो इनर जॉइन पे कोई असर नहीं आया आउटपुट में, क्यों ऐसा? There is no matching records. राइट, बिकॉज 5 है यहाँ पे कोई 5 नहीं, 9 है यहाँ पे कोई 9 नहीं है, सिंपल। नाउ फुल आउटर जॉइन पे जाएंगे, सेम स्ट्रेटजी लगाएंगे। सबसे पहले मैचिंग सारा का सारा हम लेके आते हैं, मैचिंग हमने एज इट इज डाला। अब हमें लेफ्ट आउटर और राइट आउटर समझ ही चुका है, सो वी आर वेरी क्लियर कि फुल जब हम लिख रहे हैं तो पहले तो टेबल ए के जो भी नॉन मैचिंग है वो लिखेंगे, फिर टेबल बी के नॉन मैचिंग है वो लिखेंगे। बेसिकली जो हमने यहाँ और यहाँ किया था वही चीज बस यहाँ लिखनी है। इट इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, इट इज द सेम। तो हम यहाँ पर जो लेफ्ट में किया था हमने कि ये नल है इधर, इसको कोई मैच नहीं मिला, पहले वो टेबल ए का आया, 5 आया, इसको कोई मैच नहीं मिला। फिर टेबल बी का नल आया, इसको कोई मैच नहीं मिला। इसका नल आया, इसको कोई मैच नहीं मिला। ये 9 आया, इसको भी कोई मैच नहीं मिला। अब इतनी ही सिर्फ रोज हैं जो आउटपुट में आएंगी, और अब ये जो बाकी के जो एमपी हैं इनको बस एसक्यूएल अपने आप नल से फिल करता है। इट इज नॉट ऑल मैच्ड, it is just default value which it gives you when there is no match found. So जब ऐसा होता है तो ये जैसे ये null भेजता है वैसे ही full outer join में इतना आउटपुट आएगा। So यहाँ पे आपको बोलना है 6, यहाँ पे 7 8, यहाँ पे right 9, यहाँ पे almost 11 हो गए। इसमें हमने डुप्लीकेट्स देख लिए कि 1 मल्टीपल टाइम्स है उसको कैसे मैच करना है, हमने नल्स देख लिए, हमने नल के डुप्लीकेट्स देख लिए, हमने ये नॉन मैचिंग वैल्यूज कैसे डील होंगी जॉइंट्स में वो भी देख लिया। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑन द जॉइंट्स। this is a bit tricky thing, but when we are working on the job by looking at the data, जैसे हमने यहाँ पे डेटा देखा हमें बहुत इजीली समझ में आया, by looking at the data you will get to understand, but billions of rows हैं, millions of records है, तो कैसे समझेगा? So that time you always be very clear about the joins. Joins is the first question, or you can say the very basic question is asked in
every interview. Now, next topic हमारा है. Next topic is what basically? Question? Yeah, so we can go for subqueries. Okay, okay, ठीक है. तो सब क्वेरीज को समझते समझते ही अब मैं यहाँ पे क्वेरी ही लिखती हूँ. We'll understand it that way. Okay. सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि what is a सब क्वेरी. मान लेते हैं, just look at Steven, okay? Steven जो है वो एडी प्रेस का, या मान लेते चलो आईटी प्रोग्रामिंग में हमें दिख रहे हैं इतने लोग काम करते हैं, है ना, 1 0 3 4 5 6 7. तो मुझे क्या करना है ना, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए. ओके, इनका डिपार्टमेंट आईडी सेम है. ओके, मेरे को मान लेते हैं चाहिए कि जितने भी लोग का डिपार्टमेंट नेम आईटी है, मुझे उन सब एम्प्लॉयज को देखना है. तो अब ये हम एक बार सब क्वेरी लिख के इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे हम लिखेंगे. तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन में हमें बहुत क्लियरली मालूम है कि एम्प्लॉयज के पास डिपार्टमेंट आईडी या डिपार्टमेंट नेम नहीं है. ज्वाइन से भी वैसे तो इसको किया जा सकता है, बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट की सब क्वेरी में क्या हम लिख सकते हैं. तो मान लेते हैं मैंने सब क्वेरी लिखी कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू आईटी. इससे मुझे क्या मिल जाएगा? डिपार्टमेंट आईडी मिल जाएगा. अब मुझे निकालने हैं कि ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं, मुझे उनका नाम चाहिए, मुझे उनसे कुछ काम है. ओके, नाउ अब हमें पता है एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है, तो मैं उसको वेयर कंडीशन में फिल्टर आउट कर सकती हूँ. सिंपली मैं थोड़ी ना सेलेक्ट स्टार करूंगी और एक एक रिकॉर्ड यहाँ पे जाके देखूंगी. दैट इज नॉट द स्मार्ट वे एंड इट विल ऑलवेज एड ओवरहेड कॉस्ट टू द डेटाबेस. तो मैं इसको एक, पहले मैंने क्या क्वेरी बनाई, सिंपली हमें याद रखना है, हमने सिर्फ क्वेरी बनाई कि मुझे डिपार्टमेंट आईडी दे दो जो डिपार्टमेंट का नाम आईटी है. सिंपल. अब मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी आ गया है. अब मुझे उस एम्प्लॉय का नाम चाहिए और डिपार्टमेंट आईडी चाहिए. फर्स्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज जो लोग इसमें काम करते हैं, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन. अब देखते हैं क्या होता है. ठीक है, अब इसने बोल दिया कि देखो ये अलेक्जेंडर, ये डायना, ये लोग आईटी में काम करते हैं. मेरा पर्पस सर्व हुआ, और ये कैसे काम करती है हम इसको पहले समझेंगे और फिर हम कोरिलेट पे जाएंगे. हमारा जो पर्पस था, मैंने उसके लिए सबसे पहले ये क्वेरी बनाई, फिर इस क्वेरी को मैंने ब्रैकेट में डाल के इसको सब क्वेरी बना दिया कि ये मेरी मेन क्वेरी है. मेन क्वेरी क्या है? मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, बस. मेन क्वेरी में मुझे एक फिल्टर भी चाहिए था कि जो सिर्फ आईटी के एम्प्लॉयज हैं, मुझे बस उतना इंफॉर्मेशन दो, बाकी किसी इंफॉर्मेशन से मुझे कुछ मतलब नहीं. तो मेन क्वेरी के वेयर क्लॉज के अंदर मैंने एक सब क्वेरी डाल दी. तो ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ? इसने पहले ये क्वेरी चलाई, इसका आउटपुट इसे मिला, इसका आउटपुट इसे मिल गया कि 60, और इस क्वेरी को भी मैं चलाऊंगी तो आउटपुट सेम ही आएगा. सी, इट इज सेम. तो एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है? पहले सब क्वेरी रन हुई, उसका जो आउटपुट है वो उसने रिटर्न किया, फिर मेन क्वेरी रन होके मुझे कंप्लीट आउटपुट ऑरेकल ने, एसक्यूएल ने दे दिया. नाउ अब हम बात करते हैं
कोरिलेटेड सब क्वेरी की। ये सब क्वेरी क्लियर हो गया क्या, या एक आधा एग्जांपल और देखना है? Yes, ma'am. Can you take one more example? मैं just ओके यहाँ पे कस्टमर्स टेबल है और इन्होंने क्या बोला कि सारे कस्टमर्स में से हमें वो डेटा दे दो जो आईडी इसमें फॉल करे। और ये जो सब क्वेरी है उसमें क्या बोला है, जिन भी कस्टमर्स में से सैलरी जिनकी 4500 से ज्यादा है, मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं जो 4500 से काफी ज्यादा का है, तो हम हमेशा उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करेंगे ना जो उनकी सैलरी 4500 से बहुत ज्यादा हो, क्योंकि वो अफोर्ड कर पाएंगे और मैं अपना बिजनेस तभी तो बढ़ा पाऊंगी ना। तो बेसिकली उसने क्या किया कि जिन भी कस्टमर्स की सैलरी 4500 से ज्यादा है, सिर्फ उन कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। तो उसने क्या किया, यहाँ पे इतने सारे कस्टमर्स थे, आप अगर सैलरीज देखें 2000 1500 ये वो फलाना का, बट हियर इट इज गिविंग ओनली 6500 8500 एंड 10000 बिकॉज ये 2000 1500 दिस इज लेस देन 4500। सिंपली इनर क्वेरी पहले रन होती है, उसका आउटपुट वो यहाँ पे दे देगा और मेन क्वेरी फिर रन होगी लास्ट में। तो सिर्फ कितनी क्वेरीज रन हुई, 2 क्वेरीज, एक इनर क्वेरी फिर एक आउटर क्वेरी। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सब क्वेरी, सिंपल। अब इसमें बहुत सारी चीजें आगे, इंसर्ट स्टेटमेंट ये और वो, बट आई वोंट लाइक टू कंफ्यूज यू राइट नाउ। पहले देखते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी में क्या होता है और दोनों में क्यों डिफरेंस है। सो कोरिलेटेड सब क्वेरी का एग्जांपल जो है वो बेसिकली, जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट। हाँ पापा, हेलो हेलो, इज इट ऑडिबल ना? या Yes, ma'am. कोरिलेटेड सब क्वेरी में एक एग्जांपल जो मैं लिख रही हूँ वो एक एम्प्लॉय की 3rd हाईएस्ट सैलरी के लिए है। इट विल नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन and we will also understand what is correlated subquery. Okay, now I will first see कि क्या salaries हैं in the order. Basically I will do order by salary descending. So let me save this. So what output I have is कि सबसे हाईएस्ट ऊपर आया 17,000 2 बार आया 14 और ये, सो दिस इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, आई वांट टू फाइंड 3rd हाईएस्ट सैलरी। ओके, तो अगर मुझे फर्स्ट हाईएस्ट चाहिए तो मुझे ये मिलनी चाहिए, सेकंड हाईएस्ट तो मुझे ये, 3rd हाईएस्ट मेरी 14,000, so my output should be 14,000. So this is our output. Now let us go and see what we can do here. I will write down the query from employees. E1 is an alias, okay. E1 dot salary. From employees. E2 is alias again, where E1 dot
salary is less than equal to salary. Let's just try to see if it is giving me what I want. 14,000. Okay. Now we are talking about correlated subquery. पहला एग्जांपल में क्या होता था, सबक्वेरी में अंदर का पहले एक बार रन हो गया एंड उसका रिजल्ट लेके बाहर की क्वेरी रन होती थी. कोरिलेटेड में ऐसा नहीं है. कोरिलेटेड में बेसिकली क्या होता है कि हर एक रिकॉर्ड जो आउटर क्वेरी का आएगा वो इनर क्वेरी के सारे रिकॉर्ड्स के साथ में उसका मैचिंग होगा. सो let us go to Excel and understand this particular case right now. Even टेबल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, even और उसका यहाँ पे सैलरी है, E2 उसका यहाँ पे सैलरी है. बिकॉज हमने दो अलियास दे दिया. एक ही एम्प्लॉय टेबल को दो अलियास देने का मतलब है सेम डेटा है, सेम टेबल्स हैं, बस हम उस टेबल का डेटा दो अलग अलियासेस में डाल के उसको मैच करा रहे हैं. नाउ जस्ट आई विल कॉपी दिस अंटिल ओनली दिस मच एंड हम लोग उसको ऑपरेशन देखेंगे कि ये कैसे रन हो रहा है. नाउ वन बाय वन स्टेप चलेगा. एक्चुअली ये मैंने अभी ऑर्डर में किया हुआ है बट इट विल नॉट बी इन द ऑर्डर. ये एक ऑर्डर में नहीं होगा बट राइट नाउ आई जस्ट ऑर्डर्ड इट. स्टिल द आउटपुट विल बी सेम. क्यों सेम होगा वो अभी पता चल जाएगा. सो लेट अस टेक इवन सैलरी. पहला रिकॉर्ड, इसकी सैलरी हुई 24,000. हम फाइंड आउट कर रहे हैं थर्ड हाईएस्ट सैलरी. हमें ये वाला रिकॉर्ड चाहिए. राइट नाउ we are here on the 24,000. अब यहाँ पे मैंने select star from employees E1 किया तो पहला रिकॉर्ड उसने 24,000 वाला ले लिया where 3 is equal to this. अब ये जो इनर वाला पार्ट है ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? select count 1 from employees E2 where E1 dot salary is less than E2 dot salary. मतलब E2 टेबल की सैलरी को E1 से मैच करो. अब E1 का हमें पता है रिकॉर्ड हमने पकड़ा हुआ है 24,000 के लिए और E2 के लिए सारे ही रिकॉर्ड्स जितने भी इस टेबल में आई थिंक 107 रिकॉर्ड्स हैं सभी के लिए ये मैच होगा. दिस condition that E1 dot salary should be less than E2 dot salary, this condition will be checked for this single record. इस E2 के सारे रिकॉर्ड्स को वो मैच करेगा एंड जितने भी रिकॉर्ड्स में E2 डॉट सैलरी विल बी ग्रेटर देन दिस वो काउंट ऐड करता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारा E2 में सो जस्ट इमेजिन फॉर नाउ राइट नाउ हम इस रिकॉर्ड पे हैं E1 के टेबल में और E2 के हम सारे ही रिकॉर्ड्स को मैच करेंगे बिकॉज ये वेयर कंडीशन क्या कर रही है, ये सारे ही रिकॉर्ड्स को मैच कर रही है. तो 24,000 यहाँ पे मान ले. अभी मैं इसको एकदम क्लियरली लिख देती कि ये हम 24,000 को ही मैच कर रहे हैं. ठीक है ना. 24,000 से जितनी भी सैलरीज E2 की लेस हैं उनको काउंट करो. सिर्फ इतना सा पार्ट ये इनर क्वेरी कर रही है. तो जब हम ये मैच करने जाएंगे, नाउ दिस इज ऑर्डर डेटा, यू कैन डायरेक्टली टेल कि एक भी काउंट नहीं मिलेगा उसको. काउंट विल बी 0 राइट बिकॉज 24,000 से ज्यादा एक भी सैलरी नहीं है एम्प्लॉयज टेबल में. सो हाउ कैन इट गेट एनी काउंट? It will be 0, right? Understood? Or is it fast? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो पहला इटरेशन हमने कवर कर लिया जिसमें हमें मिला क्या? काउंट मिला हमें 0. ठीक है.
तो जब 0 काउंट मिला तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दूं 3 इज इक्वल टू 0, इज दिस ट्रू स्टेटमेंट? इज दिस ट्रू और फॉल्स? Yes, come on. False. It is false, yes, because 3 is not equal to 0. 3 can never be equal to 0, right? 0 only can equal to 0 or 3 can be equal to 3. Now, left hand side, right hand side is false. So the query will not give anything for the first iteration. First iteration we have covered. Result is nothing. Now let's go to the second record. Now the main query which is this, it will fetch employee number 2 who is having the salary 17,000 and it will match all the records with the 17,000. Now if you concentrate just like we did for the first iteration, इस बार भी वो ये वाली कंडीशन को जब मैच करेगा तो यहाँ पर ये जो E1 डॉट सैलरी ये जो मैंने सब लिखा है यहाँ पे वो क्या बोलेगा, 3 is equal to this whole query. यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, 17,000 से जितनी भी सैलरीज ज्यादा हैं E2 टेबल में उसका काउंट मुझे दे दो. सिंपल. 17,000 से जो भी सैलरी ज्यादा है E2 टेबल में उसका मुझे काउंट दे दो. काउंट इज जस्ट अ फंक्शन. नाउ जब 17,000 को वो 24,000 से मैच करेगा, काउंट 1 हो गया, करेक्ट, क्योंकि 24,000 इज ग्रेटर देन 17,000. फिर उसने बोला 17,000 मैच्ड विद 17, 17 मैच्ड विद 17, 17 इज ग्रेटर, नो इट इज इक्वल. ये भी अनमैच हो गया, ये भी, ये भी, ये भी. उसके आगे कोई भी काउंट उसका बढ़ेगा नहीं and it will be 1. Now what the result here is, it is 1. 3 is equal to 1. This is also false, correct? What we got result? Nothing. This is second iteration done. Similarly third iteration वो भी 17,000 है, same result आएगा, nothing, 1 आएगा. Now we come to the 14,000 one. अब 14,000 को यहाँ पे रखते हैं. 14,000 वन बाय वन एक एक एम्प्लॉय हम ले रहे हैं E1 का. 14,000 जब हम में चेक करेंगे कि कितने एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो 14,000 से ज्यादा है, तो E2 टेबल की सारी सैलरी जब वो स्कैन करेगा तो उसे मिलेगा 1, 2 और 3, राइट? सॉरी 2. Basically it is duplicate here, so ideally in case of this duplicate actually it is not 1, here it will be 2. 1 minute, let me put that. Select. Two and even outside. Two. Okay. One 17,000. It is 3. It is 14,000. Okay. 2, 3.
ओके सो अब यहाँ पे जो डुप्लीकेट्स था, ये जो 2 डुप्लीकेट हैं, सो बेसिकली जब हमारा SQL इसको काउंट कर रहा है, सो राइट नाउ वी आर एट द 14,000, the employee whose salary is 14,000. Right now we are here, right now we are on this 6th row. तो वो क्या चेक कर रहा है कि E2 की जितनी भी सैलरीज हैं वो 14,000 से ज्यादा कौन सी हैं. So how many are there? 3. You see 24,000, 17,000 and 17,000 again it will be counted. Even though it is a duplicate, still it is counting that because we are using count one function. And there are other ways to handle these kind of scenarios where it is it is having duplicates and we want to get the result which is proper, like 13,500 ही चाहिए and we don't want to consider duplicates. But just for now, just for this example, let's consider that duplicates, these 2 duplicates will be considered twice because count does not know whether it is a duplicate or not. It is simply going to count the records in the statement. Now this query will return 3 in the case of employee having salary 14,000, and that is where it returned us 14,000. So this query returned 14,000. So क्या हो रहा है, basically for each employee of E1, all the employees of E2 are being compared and the result is calculated based on this. So basically iterations कितने हैं, जितने यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, मान लेते हैं यहाँ पे m रिकॉर्ड्स हमने सेलेक्ट किए और यहाँ पर भी हमारे केस में तो m ही किए, तो m into m इतने नंबर ऑफ इटरेशंस, इतनी बार वो एग्जीक्यूशन क्वेरीज का चल रहा है. लेकिन इन केस ऑफ सब क्वेरी सिर्फ एक बार इनर क्वेरी चली और उसके बेसिस पे आउटर क्वेरी चली थी. नाउ द नेम इटसेल्फ इज सेइंग कोरिलेटेड सब क्वेरी. व्हाई इट इज कोरिलेटेड? बिकॉज E1 का एक एक एम्प्लॉय E2 के सारे रिकॉर्ड्स के साथ में कुछ प्रोसेसिंग, कुछ ऑपरेशन कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोरिलेटेड सब क्वेरी. सो इज इट a bit clear, or you want to understand few more things on this? Clear, ma'am. Clear. Okay. मैम वो 3 क्यों लिया वो बताओ ना पिछले वाले में. हाँ, okay. कोरिलेटेड सब क्वेरी में हमेशा जो आउटर क्वेरी है, इस केस में ये outer query है. This part, the highlighted part, select star from employee E1 where 3 is equal to, this is the outer query. This is the inner query. In case of correlated subquery, जो outer query है वो उसका एक एक रिकॉर्ड इनर क्वेरी के सारे ही रिकॉर्ड्स के साथ में प्रोसेस या मैच होता है. तो जब हम एक एक एम्प्लॉय की सैलरी को मैच कर रहे थे E2 के सारे रिकॉर्ड्स के साथ में, तो जैसे फर्स्ट वाला हमने चेक किया, आपको फर्स्ट वाला समझ में आया क्या कि फर्स्ट वाले में इसको 0 क्यों मिला काउंट? यस मैम, यस मैम. हाँ, तो जब हम 14,000 पे पहुंचे तो जस्ट इमेजिन कि ये जो पार्ट है हमारा, हम 14,000 वाले एम्प्लॉय पे पहुंच गए हैं, तो हमारा E1 डॉट सैलरी क्या हो जाएगा? 14,000, क्योंकि हम अभी उस एम्प्लॉय तक आ चुके हैं. तो हमारी क्वेरी क्या बोल रही है? जैसे अगर मैं ये क्वेरी सिर्फ अकेले भी चला दूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे चला दी, ठीक है, ये क्या आउटपुट दे रही है? काउंट ऐसा दे रही है. मैं एक काम करती हूँ, आई विल जस्ट से सेलेक्ट स्टार, ठीक है. तो इसने क्या दिया कि 14,000 से ज्यादा सैलरी वाले सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी है 24,000, 17,000 और 17,000. तो इन सारे एम्प्लॉयज का हमें काउंट चाहिए. तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, सिर्फ मैं काउंट फंक्शन यूज करूंगी कि ओके दिस इज द काउंट. तो उसने बोला 3.
तो जब इस पूरी सब क्वेरी को हम 3 से रिप्लेस करेंगे तो ये तो जस्ट डोंट कंसिडर दिस, तो ये तो कंडीशन मैच हो गई ना उसके केस में, इस वाले के केस में। और जब ये कंडीशन मैच हो जाएगी तो वो एम्प्लॉय जो 14,000 वाला रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले कर देगा। वैसा ही उसने किया यहाँ पे 14,000 वाला, वो कंडीशन मैच होनी है हमें। हमने यहाँ पे 3 क्या बोला, क्योंकि हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए थी, तो हमने उसको बोला 3 इज इक्वल टू इतने। बेसिक क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जैसे मान लो हम थर्ड हाईएस्ट सैलरी की बात कर रहे थे, जैसे कि हम एक सेकेंड, लेट मी डू दिस, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ओके, जैसे हमने ऑर्डर बाय कर लिया इनको सैलरीज को। अब हमने बोला कि हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए जो कि 14,000 है। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि हमने लॉजिक क्या लगाया यहाँ पे कि उस एम्प्लॉय को ढूंढो जिससे ज्यादा सैलरी वाले सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड्स हों, सिर्फ 3 ही एम्प्लॉयज हों। यस मैम। ओके, मतलब हमने जब क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले हम लॉजिक बिल्डअप करेंगे और हम पहले आउटपुट भी देख लेंगे, क्योंकि अभी जैसे मेरे पास तो टेबल है तो आई कैन डायरेक्टली सी कि अच्छा हाँ मुझे ये आउटपुट में चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेरी बना रही हूँ। सो नाउ माय लॉजिक इज कि 3 एम्प्लॉयज हों जिससे जिससे ज्यादा सैलरी वाले, वो वाला एम्प्लॉय मुझे उठा के दे दो। बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे ये डुप्लीकेट्स आ गए हैं, तो वो 3 और वो 2 कंफ्यूजन हो भी सकता है, बट जस्ट इमेजिन, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 17,000 और एक नहीं होता तो भी हम 14,000 जो कि ये फर्स्ट हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी हम देखते, राइट। उसके केस में हम यहाँ 3 ना लिख के यहाँ पे 2 ही लिखते जब डुप्लीकेट नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड होते इन दैट केस। मैम वन लास्ट क्वेश्चन। यस, काउंट फंक्शन के बाद ब्रैकेट में 1 क्यों लिखा है मैम? काउंट के बाद 1, ओके। काउंट स्टार, काउंट 1 या काउंट, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखती हूँ, इन तीनों का मीनिंग थोड़ा अलग है। जो काउंट स्टार है वो सारे ही कॉलम्स के बेसिस पे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स काउंट करके देता है, काउंट स्टार। काउंट 1 क्या करेगा, वो भी सेम ही चीज करेगा, लेकिन वो फर्स्ट कॉलम, आई थिंक फर्स्ट कॉलम ही लेता है वो। So it's the same as this, okay. परफॉर्मेंस वाइज काउंट स्टार का परफॉर्मेंस लो होगा because it is star. Okay. Ma'am, count asterisk takes all the all the columns. all the rows in the column, and count 1 only one row selected. नहीं, 1 रो नहीं, उसकी सारे ही वो if we use count 1, it selects only one row, and if we use count asterisk, it selects all the rows in the column. एक्चुअली रोज दोनों के केस में वो सेम ही करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लियरली काउंट स्टार एंड काउंट 1 विल ऑलवेज रिटर्न द सेम रिजल्ट। सिर्फ डिफरेंस परफॉर्मेंस में आएगा कि काउंट स्टार ज्यादा टाइम लेगा, वो परफॉर्मेंस वाइज लो होता है। That's why, ma'am, if we take count asterisk, it takes lots of time because number of rows are there. If we take 1 columns, I think columns is the no, ma'am, it's a multi-row function. It is used to the know the how many rows in the column. Yeah, Amit, can you please explain once again what difference are you telling once again?
Count asterisk, it is used to count the rows, number of rows in a column, and count Number of one. rows in a column. Okay, fine. How many number of rows we have to get from count asterisk? Fine. Yes. And count one. Count one. It shows only one row. What does that mean? It shows only one row. What does that mean? If we use count asterisk from employee table, it shows all the rows in column. No, rather we should say all the columns for a row, right? So basically the difference is, I think we are using different words. As Sadiksha mentioned, that if you are compiling with count star, star means it is referring to all the columns of a particular row. So if you take compiler into consideration, it is more work for the compiler. But if you are doing count one or count any constant, let's say, so in that case the compiler need not to look for the whole row. It is just a constant value 1, and count is going to give the count only. Count is going to give the count only. Okay, like 1 1 1 1 1. So 5 times 1, so it will return 5 only. Count star will also return 5, but the compiler is doing less work in case of count 1. The compiler is doing more work looking into the whole of the row in case of count star. This is the difference. Yes. So yes, it's I think the we all are columns. saying same thing but using different words. Yeah. Yeah. So if you see my screen also, count one is giving me 107, which are the number of records in this table. If I just replace it with star, then also it just gives this. Even if I take the column name salary, then also it gives me the same thing. So I think subquery and correlated subquery, the difference has been discussed कि subquery के केस में अंदर वाली inner query जब run होगी, उसका output को लेके फिर outer query run होगी. This is how it will execute. तो अगर ये m iterations कर रही है और ये n iteration, तो ये m plus n iterations ही होंगे, केवल कम iterations होंगे. In case of correlated, जो अंदर जो बाहर का क्वेरी है उसका एक एक रिकॉर्ड के लिए अंदर का हर एक रिकॉर्ड के साथ में प्रोसेसिंग या मैचिंग होगी, और इसीलिए अगर अंदर m और बाहर n इटरेशंस है तो इट विल बी नंबर ऑफ इटरेशंस विल बी m into n, और इसीलिए इसका परफॉर्मेंस लो होगा, उसका परफॉर्मेंस हाई होगा. सो ये बेसिक डिफरेंस सबक्वेरी और कोरिलेटेड सबक्वेरी के बीच में होगा. एंड दिस इज क्रूशियल नॉट इवन जस्ट फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस बट आल्सो टू अंडरस्टैंड हाउ ईच एंड एवरीथिंग इज फंक्शनिंग. और यहाँ पे हम कोरिलेटेड नाम बोल रहे हैं क्योंकि ये E1 और E2 का हम यहाँ पे कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं कि अंदर वाले टेबल को बाहर वाले से कंपेयर करो, बट उसके केस में उसको कोई मतलब नहीं है इस डिपार्टमेंट वाली जो भी टेबल है. इवन इफ अगर ये एम्प्लॉयज टेबल भी यूज की होती तो भी उस बाहर वाली क्वेरी को अंदर वाले के रिकॉर्ड्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है. इसको सिर्फ इसका आउटपुट लेके अपनी मेन क्वेरी को रन करना है. So I think we are almost up to the time. Yes. So I think for today we may conclude here, and we will plan another day and we can continue because it was good to see all the explanation. So we may continue some other day. Yes. Yeah. So are we all good with the concepts till now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yeah. So we will be sharing this recording with you, and what you can do is you can comment or you can write us if you have some specific things. Sometimes you face some interview questions, and sometimes in interviews they give some problems to be solved, and if they are SQL based problems, so you can mention over there that these are the kind of problems we have got and we want to discuss them.
even that you can do. We can come up with those things included here. Okay, so as it is time, so let's conclude it here, and we'll plan some other day, maybe very soon, and we will take it further. Okay, so thanks once again everyone to join in. Especially thank you Sudiksha to take up this this initiative and taking out time and communicating with us. Yeah, Paul, do you have anything to say? Okay, maybe just okay. So thank you. Have a good night. Sabhi dinner kariye, and let's plan for another meetup. Thank you. Thank you, Kushal. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ma'am.